आज के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज अपना लोग करेंगे बिहार बोर्ड के पिछले वर्षों में पूछे हुए क्वेश्चन जो कि आपके क्वेश्चंस बैंक में हैं। और ये बायोलॉजी का टॉपिक है और ये छठा चैप्टर है आपका वंशानुगति का आणविक आधार। चैप्टर का नाम है वंशानुगति का आणविक आधार। तो चलिए पहले इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सो इम्पोर्टेंस जान लेते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये चैप्टर, और फिर आगे अपना लोग बात करेंगे। देखिएगा, तो इस चैप्टर से अगर आप देखें तो 2025 में जो है 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव में। सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं अपना लोग। 2025 में 7 है, 2024 में 8 है, 2023 में भी 5 है, 22 में 5 है और 21 में 9 है। तो अगर आप ट्रेंड देखें इनका तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अपना लोग पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव्स को बना लेते हैं और इसके बाद जो है फिर से अपना लोग इस चैप्टर पे लौट के आएंगे दूसरे वीडियो में, जिसमें अपना लोग अलग से भी कुछ क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस बैंक के इन ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट किया जाए। चलिए आपका पहला क्वेश्चन है, डीएनए में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा। देखिए डीएनए के अंदर 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं, प्यूरिन और पैरामिडीन। प्यूरिन भी 2 प्रकार के रहते हैं, एडेनिन ग्वानिन, और पैरामिडीन भी 2 प्रकार के होते हैं, थाइमिन और साइटोसिन। तो इसमें से आप अगर देखें तो नाइट्रोजन क्षार आपका कितना प्रकार का हुआ, 2 प्रकार का। एक हो गया प्यूरिन और दूसरा हो गया पैरामिडीन। प्यूरिन 2 प्रकार के होते हैं डीएनए में, एडेनिन ग्वानिन। पैरामिडीन भी 2 प्रकार के हैं, थाइमिन साइटोसिन। और एडेनिन और थाइमिन ये बराबर होते हैं और ग्वानिन और साइटोसिन भी क्या होते हैं, बराबर रहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चंस देखें तो क्वेश्चंस में साइटोसिन 18% दिया है, यानी कि साइटोसिन इक्वल टू 18%। तो साइटोसिन 18% है तो ग्वानिन भी कितने होंगे, 18% होंगे, है ना, क्योंकि ग्वानिन और साइटोसिन दोनों बराबर होते हैं। तो अगर साइटोसिन 18 है तो ग्वानिन भी 18 होगा। तो ग्वानिन प्लस साइटोसिन दोनों मिलकर के कितने हो गए, तो 36% हो गए। ग्वानिन और साइटोसिन दोनों को अगर मिला दें तो 18 18 36% हो गए। तो बचे कितने, तो बचे हैं आपके 64%। कितने परसेंट बचे, 64%। और ये जो 64% होगा ये एडेनिन और थाइमिन को मिलाकर होगा। तो एडेनिन और थाइमिन दोनों मिलकर के कितने हुए, 64%। अब इसमें से एडेनिन और थाइमिन भी बराबर है तो एडेनिन भी आधा यानी कि 32% होगा और थाइमिन भी उसका आधा यानी कि 32% होगा। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि साइटोसिन 18 है तो एडेनिन कितना होगा। तो देख लीजिए एडेनिन आपने कितना ज्ञात किया है, 32%। तो आंसर आपका एक का डी नंबर होगा, 32%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड क्या है, देखिए न्यूक्लियोटाइड डीएनए जो बने होते हैं, डीएनए बहुलक होता है न्यूक्लियोटाइड का। डीएनए बहुलक होता है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। चलिए इसको थोड़ा सा, डीएनए किसका बहुलक है, न्यूक्लियोटाइड का। और न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 चीजें रहती है। न्यूक्लियोटाइड का डीएनए बहुलक है न्यूक्लियोटाइड का, और न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 चीजें पाई जाती है। एक तो रहता है आपका शुगर, पेंटोज शर्करा, दूसरा होता है नाइट्रोजन क्षार, और तीसरा होता है फॉस्फेट समूह। फॉस्फेट समूह, ये 3 चीजों से मिलकर के बना होता है हमारा न्यूक्लियोटाइड। और जब इसमें से हम लोग फॉस्फेट समूह को माइनस कर देते हैं तो ये दोनों मिलकर के कहलाते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। यानी कि शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार इक्वल टू आप कह सकते हैं न्यूक्लियोसाइड कहलाते हैं। तो देख लीजिए शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस, यानी कि आपका आंसर नंबर होगा 1। ठीक है, और बाकी के तीनों ऑप्शन में फॉस्फेट समूह दिया है तो नहीं होगा। चलिए अगला है, डीएनए के अणु में प्यूरिन क्षार होते हैं। डीएनए के अणु में प्यूरिन क्षार होते हैं। तो अभी अभी आपको बता रहे थे डीएनए के अंदर जो है 2 प्रकार के क्षार रहते हैं, नाइट्रोजन क्षार, जिसको प्यूरिन और पैरामिडीन कहते हैं। प्यूरिन जो है एडेनिन और ग्वानिन होता है, और पैरामिडीन जो है थाइमिन और साइटोसिन होता है।
एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन होता है। तो इसमें देख लीजिए एडेनिन और ग्वानिन कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी है, एडेनिन और ग्वानिन। तो ये आपका आंसर होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि डीएनए निम्नलिखित में किसका आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए निम्नलिखित में किसका आनुवांशिक पदार्थ है। बैक्टीरियोफेज का है बाबू, किसका है, बैक्टीरियोफेज का। बैक्टीरियोफेज में आनुवांशिक पदार्थ कौन होता है, डीएनए होता है ना। चलिए इसी पे एक्सपेरिमेंट प्रयोग करके जो है सो आनुवांशिक पदार्थ को डीएनए ठहराया गया था ट्रांसडक्शन मेथड में। आगे बात करेंगे अपना लोग, क्वेश्चन है आगे। तो बैक्टीरियोफेज वायरस का आनुवांशिक पदार्थ क्या है, डीएनए। टीएमवी टोबैको मोजैक वायरस कहते हैं, इसका आरएनए होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 5वां नंबर। इनमें से कौन नाइट्रोजन बेस्ड डीएनए में नहीं होता है, तो डीएनए में यूरासिल नहीं होता है ना। यूरासिल जो है एक प्रकार का पैरामिडीन नाइट्रोजन क्षार है। कैसा है, पैरामिडीन नाइट्रोजन क्षार, जो कि आरएनए का नाइट्रोजन क्षार होता है, पैरामिडीन नाइट्रोजन क्षार। तो यूरासिल हमारा नाइट्रोजन बेस नहीं है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर में कराई न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजिनस बेस के बीच कौन सा बंधन रहता है, यानी कि नाइट्रोजन क्षार के बीच में कौन सा बंधन रहता है। तो नाइट्रोजन क्षार के बीच में आपको याद होगा एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 गो हाइड्रोजन बंधन रहता है। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 गो हाइड्रोजन बंधन रहता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि नाइट्रोजन क्षार के बीच में कौन सा बंधन रहता है, हाइड्रोजन बंधन रहता है। अगला 7 नंबर में है, बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजन बेस के कितने पेयर्स होते हैं, यानी कि बेस पेयर की संख्या कितनी होती है बी डीएनए में। तो हम लोगों के कोशिका में पाए जाने वाला डीएनए बी डीएनए होता है, और वाटसन और क्रिक का मॉडल कहता है कि इसके एक पूर्ण घुमाव में 10 को बेस पेयर रहते हैं। कितने बेस पेयर रहते हैं, 10। कितने बेस पेयर रहते हैं, 10। एक बेस पेयर दूसरे से 36 डिग्री के कोण पर घुमा हुआ रहता है, तो 10 बेस पेयर पे जो है मतलब पहला वाला और 10वां वाला एक दूसरे के आमने सामने आ जाएगा। इसी को एक पूर्ण घुमाव कहा जाता है वाटसन क्रिक मॉडल के अनुसार, जो कि डबल हेलिकल मॉडल है, और इसमें कहा गया है कि बी डीएनए में कितने हैं, 10 हैं। चलिए अगला बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिएगा। 8 नंबर में क्या है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। न्यूक्लिक अम्ल है ना, न्यूक्लिक अम्ल किसके पॉलीमर है, तो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। वो किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लिक अम्ल यानी कि अनुवांशिक पदार्थ, और अनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल याद होगा फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिन नाम रखा था अनुवांशिक पदार्थ का, बाद में न्यूक्लिक अम्ल बदल कर दिया गया। और ये न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के हैं, डीएनए और आरएनए। और डीएनए और आरएनए दोनों न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, इसीलिए न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब होता है बहुलक, बहुत सारे छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना हुआ। तो न्यूक्लियोटाइड के बहुत सारे छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बना होता है कौन, हमारा न्यूक्लिक अम्ल, जिसको आप डीएनए और आरएनए के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर में है कि डीएनए में पैरामिडीन में पाया जाता है, डीएनए के पैरामिडीन में पाया जाता है। तो अभी आपको बता रहे थे डीएनए के अंदर नाइट्रोजन क्षार कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है प्यूरिन, और दूसरा होता है बाबू पैरामिडीन, ठीक है। अब प्यूरिन में 2 प्रकार, एडेनिन ग्वानिन, और पैरामिडीन भी 2 प्रकार, थाइमिन साइटोसिन। तो देख लीजिए क्वेश्चन में पैरामिडीन के बारे में पूछ रहा है, यानी कि थाइमिन होगा और साइटोसिन होगा। तो थाइमिन और साइटोसिन देख लीजिए, थाइमिन ए नंबर ऑप्शन है आपका, थाइमिन और साइटोसिन। चलिए 10 नंबर में है डीऑक्सीराइबोस तथा राइबोस शर्करा एक ही वर्ग के है, जिसे कहा जाता है। डीऑक्सीराइबोज और राइबोस शर्करा दोनों एक ही वर्ग के शर्करा हैं, और ये पेंटोस शर्करा होते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन्स की संख्या 5 होती है। अगर आपको डीऑक्सीराइबोज का सूत्र पता हो, C5H10O4 होता है, और राइबोस शर्करा का C5H10O5 होता है। एक ऑक्सीजन का संख्या कम रहता है डीऑक्सीराइबोज के अंदर, एक ऑक्सीजन कम रहता है, तभी तो नाम है डीऑक्सी। डी मतलब हटना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, यानी कि ऐसा राइबोस शर्करा जिसमें एक ऑक्सीजन हट जाता है ना। तो ये इसका आंसर क्या होगा बुआ, पेंटोस शर्करा है। ये दोनों 5-5 कार्बन वाले शर्करा है, मतलब पेंटोस शर्करा है। चलिए 11 नंबर पे चलते हैं। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जाता है ना, इसको एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी के द्वारा देखा जाता है। अगला है, वो विल्किंसन ने प्रयोग किया था, उसी में व्यवस्था को देखा गया था। अगला है, जब डीएनए के एक विकलन टुकड़े को 82 से 90 डिग्री पे रखा जाता है तब कुछ नहीं, इसका विकुंडलन हो जाता है। क्या हो जाता है, विकुंडलन हो जाता है, मतलब न्यूक्लियोटाइड की दोनों श्रृंखलाएं आपस में अलग हो जाती है, इसको विकुंडलन कहते हैं। और ये कितना टेम्परेचर ताप पे होता है, 82 से 90 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब रखा जाता है तब होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ये 12 नंबर क्वेश्चन हो गए। 13 नंबर पे आते हैं अपना लोग। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम के द्वारा खंडित होता है, न्यूक्लियेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, न्यूक्लियेज एंजाइम।
दो प्रकार के हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। जब सिरा से काटना हो डीएनए को तो उसके लिए जो है सो अपना लोग किसका उपयोग करते हैं, एक्सोन्यूक्लियस का। और अगर बीच में से काटना हो डीएनए को तो अपना लोग किसका उपयोग करते हैं, एंडोन्यूक्लियस का। तो इसीलिए न्यूक्लिक अम्ल को काट खंडित करना है तो कौन सा एंजाइम चाहिए आपको, न्यूक्लियेज एंजाइम, है ना। चलिए अगला नंबर है, डीएनए तथा आरएनए में समान है। डीएनए और आरएनए क्यों समान है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। किसके बहुलक होते हैं, न्यूक्लियोटाइड। डीएनए और आरएनए जो होता है एक बहुलक है, जो छोटे छोटे बहुत सारे अणुओं से मिलकर के बने हुए हैं। और जिस अणु से मिलकर बने होते हैं उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो दोनों इसीलिए समान है क्योंकि डीएनए और आरएनए दोनों अनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल के श्रेणी में आता है, और ये दो है न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, यानी कि न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं इसलिए। 15 नंबर में अगर आप देखें तो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सही जोड़ा है, कौन सही जोड़ा है। तो ये ग्वानिन और साइटोसिन तीन हाइड्रोजन बंधन के द्वारा जुड़े रहते हैं। दो नाइट्रोजन बेस है ग्वानिन और साइटोसिन, ये दो के द्वारा जुड़े रहते हैं। तीन हाइड्रोजन बंधन रहता है, जबकि एडेनिन और थाइमिन में जो है दो हाइड्रोजन बंधन रहता है। ठीक है, तो इसीलिए सी नंबर आंसर सही होगा, बाकी गलत है। चलिए 16 नंबर पे आते हैं, निम्नलिखित में किस बंधन से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बंधे रहते हैं, बंधे रहते हैं। निम्नलिखित में से किस बंधन से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बंधे रहते हैं, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बंधे रहते हैं। तो हाइड्रोजन बंधन के द्वारा, है ना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पे चले, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन है, डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया था, मॉरिस विल्किंसन ने दिया था, मॉरिस विल्किंसन ने दिया था। और हर्शे और चास का प्रयोग क्या था, ट्रांसडक्शन, जिसमें यह पता किया गया कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, जिसमें बैक्टीरियोफेज वायरस के द्वारा संक्रमित कराया गया था बैक्टीरिया को। तो विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ क्या है, डीएनए है। तो ये इसमें सर्च किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ ये रहा, अगला है, आरएनए के पैरामिडीन में पाया जाता है। तो आरएनए के पैरामिडीन में क्या पाया जाता है, तो डीएनए में तो एडेनिन ग्वानिन प्यूरिन हो गया, और थाइमिन साइटोसिन क्या हो गया, पैरामिडीन हो गया। लेकिन आरएनए में ना थाइमिन के जगह पर यूरासिल रहता है। तो एगो हो जाएगा ये नाइट्रोजन क्षार आपका प्यूरिन, प्यूरिन पैरामिडीन, पैरामिडीन। ठीक है, प्यूरिन दो प्रकार का, एडेनिन ग्वानिन, ये दोनों में सेम रहेंगे, पैरामिडीन यूरासिल और साइटोसिन। तो यूरासिल और साइटोसिन देख लीजिए ऑप्शन किसमें है, सी नंबर है, ये होगा। यूरासिल किससे संबंधित है, सेम क्वेश्चन, आरएनए से संबंधित है। ये डीएनए में तो पाया ही नहीं जाता है। आरएनए के किस त्रिपर्णी संरचना के द्वारा होती है, टीआरएनए, टीआरएनए त्रिपर्णी संरचना, इसका क्लोवर लीफ संरचना अपना लोग पढ़े थे। चलिए निम्नलिखित में कौन घुलनशील है, टीआरएनए, कौन घुलनशील है, टीआरएनए। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं तब। अगला क्वेश्चन है आपके पास, आरएनए के आधार का अनुक्रम ये है, दिया हुआ है यहाँ पर। तो इसका सही आधार अनुक्रम डीएनए में क्या होगा, तो डीएनए में क्या होगा, तो डीएनए में ए है तो टी होगा, यू है तो ए होगा, सी है तो जी होगा, जी है तो सी होगा, सी है तो जी होगा, सी है तो जी होगा, यू है तो ए होगा, जी है तो सी होगा, ए है तो टी होगा, है ना। टी ए सी जी जी ए सी टी, देखिए तो ये कौन सा ऑप्शन है, टी ए जी सी जी जी ए सी टी, बी नंबर ऑप्शन में है ना। तो ये बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट कब बनता है, तो जब डीएनए का जो है प्रतिकरण अपना लोग पढ़ते हैं, डीएनए का रिप्लिकेशन पढ़ते हैं, तो डीएनए के रिप्लिकेशन बताए थे, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होते हैं दोनों पर जो है सो क्या बनता है, डीएनए का निर्माण होता है, नई डीएनए के श्रृंखला का निर्माण होता है। लेकिन उनमें से एक जो पश्चिगामी स्ट्रैंड होता है उसमें ओकाजाकी यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बनता है, क्योंकि एक बार में पूरा डीएनए खुल करके तो वो रिप्लिकेशन करता नहीं है, तो इसीलिए वहां पर जो है असतत रूप से बनता है, मतलब टुकड़े टुकड़े में डीएनए बनता है, इसको पश्चिगामी स्ट्रैंड कहते हैं। और उसमें क्या होता है, असंतत द्विगुणन, यानी बी और सी दोनों होगा, यानी कि इसका आंसर होगा डी, बी और सी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये रहा आपका अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का।
एंटीकोडोन किस में पाया जाता है? तो वह एंटीकोडोन पाया जाता है टीआरएनए में। किस में पाया जाता है? टीआरएनए में। टीआरएनए, एमआरएनए में कोडोन पाया जाता है और टीआरएनए में एंटीकोडोन पाया जाता है। तब ना टीआरएनए जो है सो एमिनो अम्ल को ला करके एमआरएनए के कोडोन से जुड़ेगा, तो इसीलिए टीआरएनए में एंटीकोडोन्स पाया जाता है। फिर अगला है डीएनए सांचे पर आरएनए के निर्माण को, डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? वह ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। अगला है सुकेंद्रियों में टीआरएनए 5s RNA एवं SNRNA के अनुलेखन में कौन अंतर्ग्रस्त है? तो इसका आंसर होगा आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। देखिए राइबोसोमल आरएनए के लिए जो है आरएनए पॉलीमरेज 1, एमआरएनए के लिए 2 और टीआरएनए के लिए कौन है? थर्ड है, पॉलीमरेज। अगला क्वेश्चन है डीएनए में एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डीएनए से एमआरएनए बनाना है तो वह डीएनए से एमआरएनए बनाना है ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया के द्वारा बनेगा, जो कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में कि आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे कहते हैं, आरएनए से डीएनए बनाना है, रिवर्स करना है, उल्टा। डीएनए से तो आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन उसको रिवर्स करना है। क्या करना है? रिवर्स करना है। तो आरएनए से डीएनए बनता है तो उसे सी डीएनए, कंप्लीमेंट्री डीएनए, हिंदी में पूरक डीएनए कहते हैं। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किसके स्तर पर होता है? तो वह जीन अभिव्यक्ति करने के लिए डीएनए से पहले आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनना पड़ेगा, तभी तो उससे एंजाइम बनेंगे जो कि अभिक्रिया करके उसका जो है सो अभिव्यक्ति करेगा। तो प्रतिलेखन और अनुवादन, ए और बी दोनों आंसर हो जाएंगे इसके सही। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम राइबोसोमल आरएनए के अनुलेखन, आरएनए पॉलीमरेज 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 तक हो गए हैं, 8 नंबर से अपना लोगों को पढ़ना है। ये रहा 8 नंबर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा कथन डीएनए की प्रतिकृति के बारे में असत्य है? अच्छा, असत्य है, ये प्रतिकृति नहीं है, ये प्रतिकृति है ना। यानी कि डीएनए का रिप्लिकेशन जो होता है उसके बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला नंबर ऑप्शन है डीएनए असंरक्षित प्रतिकृति का होता है। ठीक है, वेरी गुड, सही बात है कि डीएनए में जब एक डीएनए से दूसरा डीएनए जब बनता है एक डीएनए की श्रृंखला पर, तो उसमें जब 2 डीएनए बनते हैं तो दोनों में जब द्विगुणन के द्वारा 2 डीएनए बनते हैं तो उनमें से एक स्ट्रैंड पुरानी वाली का रहता है और एक नया स्ट्रैंड बनता है। इसी को अर्धसंरक्षित विधि कहते हैं। तो ये सही बात है। डीएनए के प्रतिकृति का प्रमुख एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज है, ये भी सही बात है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। प्रतिकृति में किसी भी गलती के परिणाम स्वरूप उत्परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही बात है। डीएनए के अंदर अगर मान लीजिए किसी प्रकार का नाइट्रोजन क्षार के क्रम में ही परिवर्तन आएगा तो उसी को तो उत्परिवर्तन कहते हैं। फिर डी नंबर ऑप्शन कहता है डीएनए की दोनों लड़ियों पर प्रतिकृति सतत होती है, नहीं, गलत बात है ना। एक पर सतत रूप से होती है जबकि पश्चगामी से स्ट्रैंड पर जो है असतत यानी कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट का निर्माण होता है। चलिए अगला है निम्नलिखित में किसने म्यूट्रॉन, सिस्ट्रॉन, रेकॉन पद का प्रतिपादन किया था? एस बेंजर ने किया था वो। चलिए अगला नंबर है निम्नलिखित में कौन डीएनए के द्वारा आरएनए, निम्नलिखित में कौन डीएनए द्वारा आरएनए के निर्माण से संबंधित है? डीएनए से आरएनए बनाना है, ट्रांसक्रिप्शन। बी नंबर होगा 10 का आंसर, बी नंबर। चलिए अगला कुछ टॉपिक पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 हो गया है, ये खत्म। चलिए अगला टॉपिक इधर है। चलिए यहाँ है क्वेश्चन, चलते हैं। पहला नंबर है ट्रांसफर आरएनए यानी कि टीआरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बनता है उसे क्या कहते हैं? एंटीकोडोन। टीआरएनए पे हुआ एंटीकोडोन, एमआरएनए पर कोडोन। ठीक है, प्रारंभन कूट कौन है? 2 कूट है, एयूजी जीयूजी, एयूजी जीयूजी, एयूजी जीयूजी। बी नंबर ऑप्शन सही है। सबसे अधिक तथा सबसे कम, सबसे अधिक जीन 2968 पाया जाता है वह गुणसूत्र संख्या 1 पर और सबसे कम वाई पर 231 से रहता है ना, सी नंबर होगा। अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? तो अनुवांशिक कूट की संख्या टोटल कितनी होती है? 64। कितने होती है? 64। 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार हैं और ये ट्रिपलेट प्रकृति के होते हैं ना, तो इसीलिए 4 का पावर 3 यानी कि 64 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी गलत है? तो जी सी के साथ बनता है 3 हाइड्रोजन बंधन, सही बात है। टी ए के साथ बचता है, थायमीन एडेनिन के साथ बनता है 2 हाइड्रोजन बंधन, सही है। ए यू के साथ बनता है आरएनए में, ठीक है, एडेनिन और यूरासिल। थायमीन की जगह पे यूरासिल रहता है आरएनए में, लेकिन थायमीन और यूरासिल ये दोनों पैरामिडीन है, पैरामिडीन के साथ कैसे बन सकता है? इसलिए ये आंसर क्या होगा? गलत होगा। निम्नलिखित में कौन समापन कोडोन है? 3 समापन कोडोन है बुआ। 61 कोडोन तो ठीक है,
3 कोडोन समापन कोडोन होते हैं जो किसी भी एमिनो अम्ल के लिए कोड नहीं किए गए रहते हैं। नाम थे UAA, UAG, UGA। ठीक है, तो इसमें से निम्नलिखित में से कौन समापन कोडोन नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो UAG है, UGA है, UAA है, AUG नहीं है। AUG प्रारंभन कोडोन होता है, इसीलिए नहीं होगा। चलिए, कुछ एमिनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों के द्वारा होता है, तो इसे कहते हैं अपहार्षित, एम्बिजियस कहते हैं। निम्नलिखित में कौन आरंभिक कोडोन है? तो आरंभिक कोडोन हुआ C नंबर, AUG है। कौन है आरंभिक कोडोन? प्रारंभिक बोल लीजिए, आरंभिक बोल लीजिए, दोनों कौन है? AUG। चलिए, अगला ये को टॉपिक हो गया, अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये इधर खत्म है, ये रहा। कह रहा है कि ओपेरॉन मॉडल किसने दिया था? ओपेरॉन मॉडल जीनों के समूह के द्वारा संचालित होने वाला मॉडल ओपेरॉन कहते हैं। और ये दिया था पहला बार ओपेरॉन मॉडल किसने? जैकब और मोनेट ने। किसने दिया था? जैकब और मोनेट ने। ओपेरॉन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? जीन का रेगुलेशन कैसा होता है ये प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में कौन मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है? ट्रांसपोन्स या जंपिंग जीन, कूदने वाला जीन? बी और सी आंसर दोनों होगा। लैक ओपेरॉन किसका प्रतिनिधि करता है? लैक ओपेरॉन में अपना लोग पढ़े थे, लैक्टोज ओपेरॉन जिसको कहते हैं, है ना। उसमें क्या होता है? ऑफ कंडीशन में रहता है, उसको ऑन किया जाता है और ये अनुदेशी हो जाएगा, इंड्यूसिबल। अंतरण आरएनए के आविष्करण का क्या मतलब है? देखो, टीआरएनए का जो है सो आविष्करण का मतलब क्या हुआ? उस पर जो है एमिनो अम्ल का आकर के जुड़ जाना, वही कहलाया। निम्नलिखित में कौन लैकोपेरॉन में बीटा ग्लाइकोसाइडेज को कोड करता है? वह लैकोपेरॉन में 3 प्रकार के संरचनात्मक जीन हैं, Z, Y और A। Z जीन किसके लिए? बीटा ग्लाइकोसाइडेज के लिए। B जीन परमिएज के लिए। ZY जीन परमिएज एंजाइम के लिए। तो यहाँ पर पूछा बीटा ग्लाइकोसाइडेज के लिए कौन सा जीन? तो Z जीन। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं अपना लोग। ये रहा, कहाँ गया? ये तो हो गया, हो गया, हाँ ये रहा। वो 2 क्वेश्चन यहाँ भी है, देख लो। बोला है केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक किसने दिया था? ब्रिक्स ने दिया था। और सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है। सैटेलाइट डीएनए का उपयोग फॉरेंसिक विज्ञान में न करते हैं, अपराधियों का पहचान करने में, पितृत्व का जांच करने में, है ना। फॉरेंसिक विज्ञान में सैटेलाइट डीएनए का भाग का उपयोग करते हैं। हो गया ये क्वेश्चन, चलिए अगला पे चलते हैं। ये रहा, चलिए यहाँ भी 2 क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव के। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस प्रिंटिंग निम्नलिखित में से क्या है? तो डीएनए टाइपिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग, ए और बी दोनों है। डीएनए टाइपिंग भी और डीएनए प्रोफाइलिंग भी। 2 नंबर में क्वेश्चन है वह लैक ओपेरॉन में वाई जीन की भूमिका क्या होती है? अभी बता रहे थे। जेड जीन बीटा ग्लाइकोसाइडेज का कूट लेखन करता है, परमिएज का कूट लेखन वाई जीन करता है। कौन करता है? वाई जीन, है ना। और ए ट्रांस एसिटाइलेज का कूट लेखन कौन करता है? ए जीन। तो आप चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ये जेड जीन बीटा ग्लाइकोसाइडेज, परमिएज हो गया वाई और ट्रांस एसिटाइलेज हो गया ए जीन। 3 एगो तो संरचनात्मक जीन होता है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक अब शायद खत्म हो गया, देख लेते हैं। अब नहीं है पेज, ठीक है। ये टॉपिक आपका खत्म हुआ, 6ठा चैप्टर। आज अपना लोगों ने किया है बिहार बोर्ड का जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है उसका 6ठा चैप्टर बायोलॉजी में किए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व किए हैं। ठीक है, और इस चैनल को आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इसीलिए आप इस आकांक्षा क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।